जे एडवांस पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 15। वन एंड ऑफ द स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्ट्रेस्ड लेंथ, इसको ध्यान से पढ़ना था। नेग्लिजिबल अनस्ट्रेस्ड लेंथ, इसका मतलब जब स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड है तो उसकी लेंथ नेग्लिजिबल है, मतलब लगभग 0 के इक्वल है। तो स्प्रिंग कुछ इस टाइप की दे रहे हैं। एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के इज फिक्स्ड, और उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के है, इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन 0,0 एंड दिस इज ओरिजिन 0,0. A point particle of mass m carrying a positive charge q is attached at its other end. यहां पर एक पार्टिकल अटैच्ड है जिसका मास m है और इसका चार्ज q के इक्वल है। The entire system is kept on a smooth horizontal surface, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगा। When point dipole P pointing towards the charge Q is fixed at the origin, the spring gets stressed to a length L and attains a new equilibrium position, see figure below। अब उसने बोला कि यहाँ पर एक डाइपोल रख दो, तो उस डाइपोल मोमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस चार्ज की तरफ है। तो इस डाइपोल ने अपने राइट साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी होगी यहाँ पर, और ये चार्ज चूंकि पॉजिटिव गिवन है तो इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा, और फोर्स की वजह से स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि इस जगह पर एक डाइपोल रखा हुआ है और स्प्रिंग, इस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होगा और उसकी वजह से स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई। और कितनी लेंथ तक स्ट्रेच हो गई, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन स्मॉल l। इफ द पॉइंट मास इज नाउ डिस्प्लेस्ड स्लाइटली बाय डेल्टा l, अब कहता है कि पॉइंट मास को यहां से डेल्टा l से डिस्प्लेस कर दो। डेल्टा l की वैल्यू l के कंपैरेटिवली काफी छोटी है। डेल्टा l इज वेरी वेरी लेस देन small l from its equilibrium position and released, it is found to oscillate at a frequency 1 upon delta root of k upon m, then value of delta। तो हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सॉल्व करे जिसमें प्रूव करना होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सबसे पहले तो स्प्रिंग जो दे रहा था उसकी लेंथ नेग्लिजिबल है, दिस लेंथ इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और इस जगह पर स्प्रिंग फिक्स्ड है। यहां पर एक मास कनेक्टेड है, अटैच्ड है, मास m और चार्ज प्लस q, पॉजिटिव चार्ज यहां पर अटैच्ड है। इसके बाद उसने बोला है कि इस फिक्स्ड एंड पर एक डाइपोल फिक्स कर दो ताकि डाइपोल मूव ना कर सके। तो ये डाइपोल का नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर P। तो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पर फोर्स लगेगा और ये स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो जाएगी। तो ये अब न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन और इसकी लेंथ हमें क्वेश्चन में दी गई है, दैट इज स्मॉल l। तो डाइपोल की वजह से हम लोग को पता है स्मॉल डाइपोल, तो डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन डिस्टेंस का क्यूब, और डिस्टेंस डाइपोल से चार्ज की थी l के इक्वल। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स एक्ट करेगा, और वो फोर्स होगा Q इंटू E। तो E की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन l क्यूब इंटू Q। इतना डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पर राइट साइड पर फोर्स लगेगा। अब चूंकि स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ थी L0 वो 0 थी, और अब जो लेंथ आ रही है वो स्मॉल l। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस समय स्प्रिंग का जो इलोंगेशन है वो इलोंगेशन l के इक्वल है।
तो स्प्रिंग ने इस पार्टिकल पर एक फोर्स पीछे लगा दिया होगा और उस फोर्स की वैल्यू होगी K इंटू एल। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो ये अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो फोर्स बैलेंस होगा इस पर, और अगर फोर्स बैलेंस होगा तो हम लोग लिख सकते हैं K इंटू एल इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एल क्यूब इंटू क्यू। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हमें रिजल्ट मिल गया। अब उसने बोला है कि इस मास को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो डेल्टा एल की वैल्यू से। तो इस मास को अगर हम, ये स्प्रिंग यहां पर फिक्स थी, तो इस मास को अगर हम लोग थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर देते और यहां पर पहुंचा देते, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको हमें डेल्टा एल से डिस्प्लेस करना है। डेल्टा एल की वैल्यू एल के कंपैरेटिवली काफी छोटी है, तो डेल्टा एल से अगर हम लोग और डिस्प्लेस कर देते तो इस डाइपोल से, जो यहां पर डाइपोल था, उसका इस मास से डिस्टेंस भी चेंज हो गया। तो अब जो नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर एक्ट करेगा वो एक्ट करेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एल प्लस डेल्टा एल क्यूब। क्योंकि अब चार्ज की जो यहां से डिस्टेंस आ गई है 0,0 से, अब वो एल नहीं है, अब कितना है, एल प्लस डेल्टा एल के इक्वल है। और स्प्रिंग का एलोंगेशन पहले एल था और अब कितना हो चुका है, एल प्लस डेल्टा एल। तो स्प्रिंग ने पीछे का और फोर्स लगा दिया होगा और उस फोर्स की वैल्यू होगी के एल प्लस डेल्टा एल। चूंकि पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, अगर हम इसको और डिस्प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो चुका होगा। लेकिन स्प्रिंग का एलोंगेशन बढ़ने की वजह से जो स्प्रिंग का फोर्स है वो इंक्रीज कर चुका होगा। तो हम लोग चेक करते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो इसको वापस ले जाता है, वो कितना होगा। तो इसको फ्री छोड़ देते हैं और बोलता है कि ऑसिलेट करेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी। तो जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ फोर्स लग रहा था, उस फोर्स की वैल्यू थी के एल प्लस डेल्टा एल माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2pq अपॉन एल प्लस डेल्टा एल टू द पावर 3। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज अवर रिस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, अगर ये डेल्टा एल के प्रोपोर्शनल आ जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो यहां से लिख सकते हैं k इंटू एल प्लस k इंटू डेल्टा एल। अब क्वेश्चन में गिवन है कि डेल्टा एल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एल, तो इसमें थोड़े से अप्रोक्सीमेशंस करते हैं। 2pq अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, इससे एक एल क्यूब बाहर निकाल लेते हैं, तो जो अंदर बचेगा वो बचेगा 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल टू द पावर 3। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, के एल प्लस के डेल्टा एल माइनस 2pq अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब, और इसको लिख देते हैं 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल टू द पावर -3। अब यहां पर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं। तो अगर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो के एल प्लस के डेल्टा एल माइनस 2pq अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब, यहां पर अगर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो 1 - 3 डेल्टा एल अपॉन एल। तो इसको हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो एल के कंपैरेटिवली बहुत छोटी। इसको सॉल्व करते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर इज इक्वल टू के एल प्लस के डेल्टा एल माइनस 2pq अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब प्लस 2
2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6pq डेल्टा L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L टू द पावर 4। अगर हम लोग चेक करें तो ये वाली जो वैल्यू इसके इक्वल है, क्योंकि जो मेन इक्विलिब्रियम पोजीशन थी उस इक्विलिब्रियम पोजीशन का जो रिजल्ट था वो KL इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pq अपॉन L क्यूब के इक्वल था। तो ये वाली जो वैल्यू है KL वो 2pq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L क्यूब, तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गए, और ये दोनों टर्म्स अगर कैंसिल हो गए तो हम लोग के पास रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, दैट इज K डेल्टा L प्लस 6pq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L टू द पावर 4 इंटू डेल्टा L। पहले एक बात तो हम लोग की प्रूव हो गई कि K प्लस 6pq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L टू द पावर 4 इंटू डेल्टा L। तो दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L, और रिस्टोरिंग फोर्स हम लोगों ने लेफ्ट में लगाया था, इसका मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल भी और अपोजिट भी है। तो यहां से ये पता चल गया कि दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम लोग चाहे तो इसकी वैल्यू को भी K के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन की कंडीशन थी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की कंडीशन थी कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pq अपॉन L क्यूब इक्वल टू KL। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि K की वैल्यू कितनी आ रही होगी। तो यहां से हम लोग K की वैल्यू को लिख सकते हैं 2pq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L टू द पावर 4। 2pq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L टू द पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं K। तो जो यहां पर ये वाला टर्म आ रहा है इसको हम लोग K के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो K के फॉर्म में लिखना है तो 2pq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं K। तो हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू K, और प्लस 6 से हम लोग 3 निकाल लेते हैं और बाकी बचेगा 2pq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L टू द पावर 4, और उसको हम लोग लिख सकते हैं K इंटू डेल्टा L। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आ गया F रिस्टोरिंग इज इक्वल टू 4K इंटू डेल्टा L। तो कुल मिलाकर के हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस 4K डेल्टा L। माइनस क्यों लगा है? क्योंकि डेल्टा L था राइट साइड पर, जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो राइट साइड पर है, लेकिन फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड पर, और फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 4K डेल्टा L। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस 4K अपॉन m इंटू डेल्टा L। इसको कंपेयर कर देते हैं और इसको कंपेयर कर देते हैं A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो हमें इस मोशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गई, और वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 4K अपॉन m। तो ये तो हम लोगों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, और अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकालोगे तो 2 पाई बाई ओमेगा, अगर टाइम पीरियड लिखना होता है तो दिस इज 2 पाई बाई ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा 1 अपॉन 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू थी रूट ऑफ 4K अपॉन m। तो यहां से फ्रीक्वेंसी 4 का रूट करेंगे 2 से कैंसिल होगा, 1 अपॉन पाई रूट ऑफ K अपॉन m, और उसने जो फ्रीक्वेंसी को लिखा है वो 1 अपॉन डेल्टा रूट ऑफ K अपॉन m। इसका मतलब जो डेल्टा की वैल्यू आ गई वो डेल्टा की वैल्यू आ गई पाई। तो चूंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था तो पाई को हम लोग लिख सकते हैं डेसिमल के 2 प्लेसेस तक 3.14। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का नॉर्मल सा क्वेश्चन है जैसे पूछे जाते हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत थी जब उसने बोला था जो पहला स्टेटमेंट लिखा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते करते आदत बन जाती नेग्लिजिबल मास।
तो नेग्लिजिबल अनस्ट्रेस्ड लेंथ, इस बात को नोटिस करना था कि स्प्रिंग की जो एक्चुअल जो ओरिजिनल लेंथ दे रहा है वो एक्चुअली 0 दे रहा है। तो यहां से डेल्टा की जो वैल्यू आ गई वो डेल्टा की वैल्यू आ गई 3.14। ये क्वेश्चन भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जहां पर प्रूव करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। कंसीडर 1 मोल ऑफ हीलियम गैस enclosed in a container at initial pressure P1 and volume V1. It expands isothermally to a volume 4V1. After this, the gas expands adiabatically and its volume becomes 32V1. Work done by the gas during isothermal and adiabatic expansion processes are Wiso and Wadia respectively. If the ratio Wiso upon Wadia is F ln2, then F की हमें वैल्यू बतानी। तो हीलियम गैस की बात कर रहे हैं, इसका पहले पीवी कर बना लेते हैं। तो ये वॉल्यूम एक्सिस और ये प्रेशर एक्सिस। इनिशियल स्टेट दे रहा है कि प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। पहला प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन का है, तो पहले गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड करती है और इस स्टेट ए से स्टेट बी पर पहुंचती है और कहता है तब तक एक्सपेंड करो जब तक इसका वॉल्यूम 4 गुना ना हो जाए। तो यहां पर जो वॉल्यूम आ गया वो 4V1 आ गया और आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर 4 टाइम्स है तो प्रेशर 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो P1 अपॉन 4 के इक्वल होगा। तो ये बी स्टेट की सिचुएशन आ गई। फिर हमसे बोलता है कि इसको एडियाबैटिकली एक्सपेंड करो, तो एडियाबैटिक कर्व कुछ ऐसे आ रहा होगा और तब तक एक्सपेंड करो जब तक कि इसका वॉल्यूम 32V1 ना हो जाए। यहाँ का जो वॉल्यूम था वो 4V1 और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 32V1। तो यहाँ का वॉल्यूम हो गया 32V1। यहाँ का प्रेशर हमें और कैलकुलेट करना है और ये स्टेट आ गई सी। आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क डन है उसको Wiso बोले और एडियाबैटिक प्रोसेस का जो वर्क डन है उसको एडियाबैटिक बोले। तो पहला काम तो यहाँ का हम लोग प्रेशर कैलकुलेट कर लें। तो बी और सी के बीच में, बी से सी के बीच में अगर सॉल्व करें तो हम लोग बोल सकते हैं P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। यहां का प्रेशर हम लोग मान लेते हैं कुछ P डैश है, P डैश। P1 की वैल्यू कितनी? P1 की वैल्यू है P1 बाई 4 इंटू V1 की वैल्यू है 4V1 टू दी पावर गामा। एक काम और कर लेते हैं, हम लोग पहले गामा निकाल लेते हैं। तो मोनोटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ? 3। और गामा के लिए फॉर्मूला क्या होगा? गामा के लिए फॉर्मूला होगा 1 + 2 अपॉन एफ और एफ की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5/3। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए जो गामा आ रहा होगा वो 5/3 इज इक्वल टू P2 और P2 की वैल्यू को हम लोगों ने P डैश मान लिया और V2 की जो वैल्यू है वो 32V1 टू दी पावर 5/3। इसे सॉल्व करके पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि P डैश की वैल्यू कितनी आ रही होगी, राइट। तो P डैश की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो P डैश इज इक्वल टू P1 अपॉन 4 इंटू 4V1 अपॉन 32V1 टू दी पावर 5/3। तो ये V1 और V1 कैंसिल हुआ और इससे कैंसिल होगा तो ये आएगा 8 और इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं P1 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन ये लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 3 और पावर 5/3 आएगा तो ये आएगा 2 टू दी पावर 5। 2 टू दी पावर 5 का मतलब है 32 और 32 इंटू 4
4 128, तो कुल मिलाकर के P डैश की वैल्यू आ गई P1 अपॉन 128। तो यहां पर हमें इसकी वैल्यू मिल गई P1 अपॉन 128। तो सारी वैल्यूज पता चल गई। अब हम लोग वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना है तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं W आइसोथर्मल। तो W आइसोथर्मल के लिए फॉर्मूला है nRT ln V2 अपॉन V1। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है लेकिन गिवन नहीं है, तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग गैस की इक्वेशन लगा दें तो हम लोग लिख सकते हैं P1 इंटू V1 इज इक्वल टू 1 इंटू R इंटू T, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रहे हैं 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो RT की वैल्यू जो आ जाएगी वो P1 V1 आ जाएगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P1 इंटू V1 इंटू ln, और यहां से यहां तक का मतलब V2 बाई V1, तो V2 बाई V1 जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। ln 4 को लिख सकते हैं ln 2 टू दी पावर 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 P1 इंटू V1 इंटू ln 2, क्योंकि यहाँ पर ln 2 में बचा के रखना है, वैल्यू नहीं पुट करनी, राइट। तो ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन आ गया। अब लोग एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन आएगा, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। P2 V2 का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, P1 अपॉन 128 इंटू 32 V1, और P1 V1 का मतलब है P1 बाई 4, P1 बाई 4 इंटू 4V1, 4V1, तो ये 4 और 4 तो कैंसिल हो गया, और जब गामा माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, तो यहां पर आएगा 2/3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो W एडियाबैटिक आएगा, तो यहां से 32 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये माइनस आएगा 1 माइनस गामा, तो ये आ गया P1 V1 अपॉन 4, P1 V1 अपॉन 4 माइनस P1 V1, और नीचे आएगा माइनस 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 3/4 P1 V1 अपॉन 2/3, तो 3 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया, दिस इज 9/8 P1 इंटू V1। हमसे जो रेशियो उसने पूछा था, तो रेशियो पूछा था W आइसोथर्मल अपॉन W एडियाबैटिक, तो W आइसोथर्मल अपॉन W एडियाबैटिक इज इक्वल टू, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन था 2 P1 V1 ln 2, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए था कितना 9/8 P1 इंटू V1, तो ये P1 V1 तो कैंसिल हो गया, एंड दिस इज 16 अपॉन 9 ln 2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.78 ln 2, तो यहां से जो F की वैल्यू आ रही है दैट इज 1.78। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, जो कि वेव से पूछा गया। A stationary tuning fork is in resonance with an air column in a pipe. If the tuning fork is moved with a speed of 2 meters per second in front of open end of the pipe parallel to it, the length of the pipe should be changed for the resonance to occur with moving tuning fork. If the speed of the sound in air is 320 meter per second, the smallest value of percentage change required in the length of the pipe is, तो बोल रहे कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है और वो इसके साथ रेजोनेंस पर है,
इसकी लेंथ L1, तो इसकी अपनी कोई फ्रीक्वेंसी होगी और फिलहाल ये ट्यूनिंग फॉर्क रेस्ट पर है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को मान लेते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी F0 है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एयर में जो स्पीड गिवन है वो 320 है, तो यहां पर जो साउंड की स्पीड आ रही है वो 320, तो ये वेवलेंथ का फोर्थ लिखा हुआ है, तो लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 L1, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी स्पीड के साथ एक रिलेशन है, v इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू v अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज v अपॉन फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी F0 है, इज इक्वल टू 4 L1, तो यहां से L1 की वैल्यू आ गई v अपॉन 4 F0, जहां पर F0 क्या था, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी थी। अब अगले पार्ट में बोलता है कि ट्यूनिंग फॉर्क मूव करने लगता है, तो ट्यूनिंग फॉर्क अगर मूव करता है और ये 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है, तो जो ये आगे वेव जनरेट करेगा उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, डॉपलर इफेक्ट। अगर सोर्स मूव करने लगता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो जो नई फ्रीक्वेंसी आ जाएगी उसके लिए डॉपलर का फॉर्मूला लगा देते हैं कि F न्यू, मूव करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी है, तो दैट विल बी 320 अपॉन 320 माइनस 2। मैंने मान लिया कि ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, तो इस साइड पर जो वेव जनरेट करेगा उनकी फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखेंगे इनटू F0। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने माना था F0, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर चुकी है, और फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज कर चुकी होगी तो रेजोनेंस के लिए जो लेंथ आ रही होगी पाइप की वो डिक्रीज कर चुकी होगी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो कॉलम की जो लेंथ है वो डिक्रीज कर चुकी होगी, तो पाइप की जो नई लेंथ है उसको मान लेते हैं L2। तो नई लेंथ को अगर हम लोग L2 मान लेते हैं तो अब की बार अब लिख सकते हैं कि L2 इज इक्वल टू स्पीड V दैट इज 320 अपॉन 4, और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 320 और ऊपर आ जाएगा 318 और यहां पर F0। तो ये नई लेंथ आ गई। उसने हमसे पूछा है कि लेंथ में क्या परसेंटेज चेंज होना चाहिए, तो परसेंटेज चेंज का मतलब है L2 माइनस L1 अपॉन L1। ये तो फ्रैक्शनल चेंज आ गया, बाद की लेंथ L2 है, पहले की L1 थी, तो ये आ गया परसेंटेज चेंज। तो अगर L2 में L1 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये रिजल्ट हम लोगों के पास आएगा। L2 को लिख सकते हैं, और ये था V, और V इक्वल टू 320, तो ये 320 तो कैंसिल हो गया, राइट, और ये भी 320 लिखा था, तो दिस इज 320 अपॉन 4 F0। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, L2 माइनस L1, तो दिस इज 318 अपॉन 4 F0, ये L2, और L1 आएगा 320 अपॉन 4 F0 अपॉन L1, और L1 की वैल्यू थी 320 अपॉन 4 F0 इंटू 100। तो ये 4 F0 तो सारे कैंसिल, और हम लोग के पास जो वैल्यू आ गई वो -2 अपॉन 320 इंटू 100, तो दिस इज -200 अपॉन 320, तो 0 कैंसिल हुआ, और ये -10 अपॉन 16 या -5 अपॉन 8। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो
ये आएगा -0.62 और 5। तो ये हम लोगों का परसेंटेज चेंज आ रहा होगा -6 to 5। फाइनली आते हैं पेपर 1 के आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के गॉस लॉ से पूछा गया है। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r कैरीज अ चार्ज डेंसिटी ऑफ sigma naught 1 minus small r upon capital R, where sigma naught is a constant and r is the small r is the distance from center of the disk. Electric flux through a large spherical surface that encloses the charged disk completely is phi naught. Electric flux through another spherical surface of radius r by 4 and concentric with the disk is phi. Then the ratio phi naught upon phi. तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या उसने बोला है कि एक डिस्क है और इस डिस्क में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इसकी एक्सिस है। तो बोलते हैं कि लार्ज स्फेरिकल सरफेस है। तो पहले वाले सरफेस के बारे में कोई बोल नहीं रहा है कि वो कोसेंट्रिक है नहीं है। इन जनरल उसने बोल दिया कि एक लार्ज स्फेरिकल सरफेस है और वो इस डिस्क को इनक्लोज करता है, तो इससे जो फ्लक्स पास कर रहा है वो फाई नॉट है। और दूसरे क्वेश्चन में बोलता है कि एक और स्फेरिकल सरफेस है कि जो इस डिस्क के कोसेंट्रिक है, उसका सेंटर भी यहां पर है और उसकी रेडियस है r/4। तो एक जो दूसरा स्फेरिकल सरफेस था वो ये वाला स्फेरिकल सरफेस था और इसकी रेडियस थी r/4 के इक्वल। इसकी रेडियस r/4 है और इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे, जरूरत भी नहीं है बोलने की। क्यों? क्योंकि अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो टोटल इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जब हमें फ्लक्स निकालना है पहला वाला, मतलब हमको निकालना है फाई नॉट, तो हमें यह बताना है कि पूरी डिस्क का चार्ज कितना था, क्योंकि पूरी की पूरी डिस्क इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर है और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज चार्ज का मतलब उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है, और जब हम लोग निकालेंगे फाई, तो फाई का मतलब था इसके अंदर, तो इसके अंदर का मतलब था सेंटर से लेकर के r/4 रेडियस तक की जो भी डिस्क है उसके अंदर कितना चार्ज बंद है। तो एक तो हमें r/4 तक का चार्ज कैलकुलेट करना और दूसरा टोटल चार्ज कैलकुलेट करना। दोनों पता चल गए तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज Q टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर लिख सकते हैं r/4 रेडियस का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दो चार्जेस केवल हमें पता करने, रेशियो अपने आप आ जाएगा। तो फिलहाल हमको जो निकालना था वो निकालना था फाई नॉट अपॉन फाई इज इक्वल टू Q टोटल अपॉन चार्ज इन r/4 रेडियस। ये दो चार्ज अगर निकाल लेते हैं तो चीजें सिंपली सॉल्व हो जाएंगी, वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना होगा। मैंने बोला जी एडवांस है तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, ये डिस्क थी हम लोगों की, ये सेंटर था, यहां से किसी x डिस्टेंस पर या r गिवन है तो r डिस्टेंस पर एक ये सर्किल लेते हैं, फिर dr बढ़ा करके एक सर्किल और ले लेते हैं। इनकी जो विड्थ आ रही है वो dr के इक्वल है। तो ये हम लोगों की एक रेक्टेंगल, एक सर्कुलर स्ट्रिप बन गई। तो इस स्ट्रिप का एरिया लिख सकते हैं और इस स्ट्रिप का जो एरिया आ रहा होगा वो एरिया आएगा 2πr इंटू dr। r डिस्टेंस पर हमें चार्ज का फंक्शन दिया है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी का फंक्शन है वो दे रहा है। तो अगर मैं इतने पार्ट का चार्ज कैलकुलेट करता dq तो लिखता सिग्मा नॉट 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ये तो चार्ज डेंसिटी दे रहा है और एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2πr इंटू dr। तो डिफरेंशियल स्टेप पर हमें चार्ज पता चल गया। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, dq इज इक्वल टू 2π सिग्मा नॉट इंटू r माइनस r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R इंटू dr।
अब यहां से पता चल जाएगा टोटल चार्ज कितना है और r/4 तक का चार्ज कितना है, तो सीधे यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें मैं टोटल चार्ज लिखना था, तो टोटल चार्ज लिखना था तो इंटीग्रल 2 पाई सिग्मा नॉट r माइनस r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R इंटू डी आर, और टोटल चार्ज की लिमिट आएगी 0 से कैपिटल R, और इसमें r/4 तक का लिखना था तो सिग्मा 0 टू r/4 2 पाई सिग्मा नॉट r माइनस r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R इंटू डी आर। ये रेशियो में कैलकुलेट करना है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। इसको इंटीग्रेट कर लेते, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, तो दिस इज r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस r³ अपॉन 3 कैपिटल R, तो ये तो इंटीग्रेशन आ गया, एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। नीचे इंटीग्रेट करेंगे तो वही आएगा r स्क्वायर बाई 2 माइनस r³ अपॉन 3r, लेकिन नीचे जो लिमिट्स आ रही होंगी वो लिमिट आएंगी 0 टू r/4। इन लिमिट्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर, और लोअर दोनों केस में कैसी आ रही, 0 आ रही, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो दिस विल बी r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस r³ अपॉन r, तो ये भी बन जाएगा r स्क्वायर अपॉन 3, r कैंसिल होगा, लोअर लिमिट आएगी 0, तो ये तो ऊपर की लिमिट्स आ गए, नीचे पुट करते तो नीचे आ जाएगा, यहां पर r/4 है तो r/4 करेंगे तो दिस इज r स्क्वायर अपॉन 2, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो दिस इज 16, माइनस जब यहां पर पुट करेंगे तो एक r फिर कैंसिल होगा तो बचेगा r स्क्वायर, और नीचे एक 3 पहले से लिखा हुआ था, और इसकी पावर 3 करनी है तो ये आएगा 64, दिस इज 64, तो ये सारे r स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, सारे स्क्वायर कैंसिल हो गए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर रिजल्ट आ रहा है 1/6, दिस इज 1/6, और नीचे जब सॉल्व करते हैं तो 1/16 पहले कॉमन ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, सीधे आंसर देख लेता हूं कैलकुलेट किया, या 16 कॉमन लेते अंदर बचेगा 1/2 माइनस 1/3, 16 कॉमन लेंगे तो एक 4 और बचेगा, यहां पर ये 4 बचेगा। अब 16 कॉमन ले लिया, और चाहे तो 2 और कॉमन ले सकते हैं इंटू 2, तो यहां 1 बचेगा और यहां 2 मतलब 6 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आ गया 1/6 अपॉन 1/32 इंटू 1 माइनस 1/6, तो दिस विल बी 5/6, तो ये 6 और 6 भी कैंसिल हो गया, और 6 और 6 कैंसिल हो गया तो ये बचा 1/1 अपॉन 5/32, एंड दिस इज 32/5, और 32/5 अगर हम लोग करेंगे तो ये आएगा 6.4।